इस समय बिहार की वोटर लिस्ट को लेकर हमारे देश में जिस तरह की राजनीति हो रही है वो काफी दिलचस्प है। राजनीति के बीच एक गजब ही खेल खेला जा रहा है। एक तरफ 10 सालों में पहली बार ऑपोजिशन को ऐसा मौका मिला है जब वो नैरेटिव कंट्रोल कर रहा है। दूसरी तरफ सरकार भी जानती है कि जो नैरेटिव को कंट्रोल करता है वही वोट शेयर के मामले में आगे होता है। इसीलिए सरकार इस बारे में जो कर रही है वो भी काफी दिलचस्प है। इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे कि सरकार की इसके जवाब में नीति क्या है। क्या राजनीति है? क्या विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ जो मोर्चा खोला है उस पर अपना कंट्रोल बनाए रख सकता है? सोशल मीडिया पर जो लोगों का रिएक्शन आ रहा है वो माहौल क्या जारी रहेगा? क्या लोगों का इलेक्शन को लेकर जो रवैया है वो बदल रहा है? इसी पर चर्चा जरूरी है। आदाब, मैं हूं रम खान और हम आज बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं कि वोट की चोरी से बात अब हेडलाइन की चोरी तक आखिर कैसे पहुंच गई। देखिए हमारी ये खास पेशकश। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 8 अगस्त को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी ताकत से हमला बोला था। महादेवपुरा निर्वाचन क्षेत्र में क्या हुआ था और किस तरीके से 1 लाख एक्स्ट्रा वोटर्स वहां थे और उसी अंतर से बीजेपी जीत गई। तो राहुल गांधी ने सीधे चुनाव आयोग पर निशाना साधा। यहाँ पे एक लोकसभा चोरी की गई है। ये एक क्रिमिनल एक्ट है। कर्नाटक की जनता के खिलाफ एक क्रिमिनल एक्ट है और कर्नाटका की सरकार को इस क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और एक्शन लिया जाना चाहिए। ये जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स हैं जिन्होंने 1000, 10,000, 15,000 लोगों को, फेक लोगों को वोटर लिस्ट में डाला है, इनसे सवाल पूछना चाहिए और महादेवपुरा की सच्चाई निकालनी चाहिए। उस हमले को शुरू हुए कुछ दिन बीत चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी लगातार बिहार में निष्पक्ष चुनाव की मुहिम में मोर्चा संभाले हुए हैं, कभी पैदल तो कभी बुलेट पर सवार होकर। इस मोर्चे में हर दूसरे दिन कोई न कोई नया पहलू सामने आता रहता है। या तो सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आता रहता है कि बिहार एसआईआर के लिए चुनाव आयोग को आधार पर विचार करना होगा, या फिर कोई समाचार संगठन जांच करके ये जाहिर करता है कि अन्य जगहों पर भी धांधली हुई है, मल्टीपल वोटर रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिससे चुनाव आयोग की रेपुटेशन को काफी नुकसान पहुंचा है। इसके बाद चुनाव आयोग ने अपने बचाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। मतदाता द्वारा अपना प्रत्याशी चुनने के 45 डेज के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन इसका चुनाव आयोग पर उल्टा ही असर पड़ा। अब ये चर्चा जरूरी है कि सरकार अब कैसे हरकत में आई ताकि बिगड़ते हुए नैरेटिव पर फिर से कब्जा किया जा सके और विपक्ष को फिर से जमीन पर उतारा जा सके। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, आपको इसमें एक तरतीब, एक सिलसिला दिखाई देगा। पहले राहुल गांधी ने मतदाता सूची में धांधली की बात की, फिर धीरे धीरे उन्होंने चुनाव आयोग पर हमला बोला और फिर मुख्य चुनाव आयुक्त को निशाना बनाया। फिर उन्होंने बीजेपी का नाम लिया और अंत में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को वोट चोर कह रहे हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। जब यूपीए की सरकार थी, श्री मनमोहन सिंह जी इनके प्रधानमंत्री थे। दूसरी ओर आप देखेंगे कि अमित शाह हरकत में आ गए। अब मीडिया को इंटरव्यू भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार अपना काम कर रही है। राहुल गांधी हताश हैं। राहुल गांधी हारे हुए हैं और इसी वजह से उन्होंने
अपना आपा खो दिया, इसीलिए चुनाव आयोग पर इल्जाम लगा रहे हैं। यह बात सिर्फ बयानबाजी की नहीं, जहां अमित शाह की बात है तो अव्वल दर्जे की राजनीति भी शामिल होगी, चाणक्य नीति भी शामिल होगी। आज के प्रोग्राम में हम कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करेंगे जिनका जिक्र करना बेहद जरूरी है, जो अचानक सबके सामने आ गई है, जिससे कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि विपक्ष के नैरेटिव छीनने की कोशिश हो रही है। मैं इस बिल को संयुक्त समिति को सौंपने की दरखास्त। अचानक अमित शाह एक बिल लाते हैं, संविधान में 130वां संशोधन विधेयक। किसी ने इसकी मांग नहीं की थी, न ही इस पर कोई चर्चा हुई, लेकिन अमित शाह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेकर आते हैं। संसद के अंदर चुनी हुई सरकार कोई भी विधेयक लाए या संवैधानिक संशोधन लाए, इसको सदन के सामने रखने में क्या विरोध हो सकता है? जबकि मैंने स्पष्ट कर दिया था कि इसको हम दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपेंगे। वहां आप आपके विचार व्यक्त कर सकते हैं, और दूसरा, जब इस पर मतदान हो तब आप आपका मत व्यक्त कर सकते हो, क्योंकि ये संवैधानिक संशोधन है तो 2/3 बहुमत चाहिए दोनों सदनों में, जो आपके पास नहीं है या नहीं है वो तो उस वक्त सिद्ध होगा। बीजेपी के पास शायद संविधान संशोधन पारित करने के लिए ये पर्याप्त संख्या बल भी नहीं है इस बिल को पास कराने के लिए, फिर भी वो विधेयक लाते हैं। लॉजिकली अगर देखें तो ये बिल बहुत सिंपल लगता है। कोई भी अपराध जिसके लिए किसी मिनिस्टर को 5 साल की सजा हो सकती है और जिसके लिए आपको 30 दिन तक जमानत नहीं मिली, आप 31वें दिन उस सियासी ओहदे पर नहीं रह सकते। वाह, बहुत बढ़िया। भ्रष्टाचार रुकेगा, इससे भ्रष्ट मंत्रियों पर रोक लगेगी, उन्हें हटाया जाएगा। मैं इस बिल को संयुक्त समिति को सौंपने की दरखास्त करने वाला हूं। इस पर संयुक्त समिति जो राज्यसभा और लोकसभा पक्ष और विपक्ष सभी सांसदों की बनेगी, जो इस पर विचार करेगी और आपके सामने लेकर आएगी। मौजूदा नियम यह है कि अदालती मामला खत्म होने के बाद 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होनी चाहिए। पद से हटाने के लिए अगर इससे कम है तो आपको अपना ओहदा नहीं गंवाना पड़ेगा। फिर पिक्चर में शशि थरूर आते हैं। आप सोच सकते हैं कि चूंकि शशि थरूर विपक्ष में है इसलिए वो कहेंगे कि ये गलत है, लेकिन वो पूछते हैं कि इसमें गलत क्या है। अच्छी बात है, लेकिन शशि थरूर को ये भी पता होना चाहिए कि दुनियादारी और पॉलिटिक्स की डिक्शनरी में अल्फाज परिभाषा के मुताबिक हमेशा नहीं चलते, क्योंकि राजनीति में कई बार कहते कुछ है और करते कुछ और है। विपक्ष को इस बात को तो अच्छी तरह से समझना चाहिए। अगर आप देखें कि कैसे सत्येंद्र जैन 2 साल से ज्यादा जेल में रहे, मनीष सिसोदिया 17 महीने जेल में रहे, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन ने करीब 6 महीने जेल में बिताए, तो और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। ये भी सच है कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में इरेगुलरिटीज की बात की थी, लेकिन तब भी राहुल गांधी ने संजय कुमार के आंकड़ों का इस्तेमाल नहीं किया। राहुल गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस के आंकड़ों और स्थानीय प्रकाशनों का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी देखिए कैसे कहानी बदली जा सकती है। क्या कहें, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, अभी भी समय है, ये तो इंटरवल भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि बहुत काम की बात नहीं है तो समझ लीजिए कि मतदाताओं के दिमाग में कोई भी बात डालना उतना मुश्किल नहीं है, कुछ भी बताना मुश्किल नहीं है। जो तीसरी बात कही जा रही है वो पूरी तरह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर आधारित है, और वो थ्योरी यह है कि सब जो हो रहा है वो अमेरिका की चाल है, क्योंकि अमेरिका भारत में सत्ता परिवर्तन चाहता है। बड़ी वजह यह है कि ट्रंप चाहते हैं कि मुनीर और मोदी व्हाइट हाउस में एक साथ तस्वीर खिंचवाएं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। अगर आपको लगता है कि मजाक है तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जो कहा उस पर गौर करें। रिजिजू का मानना है कि $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का अमाउंट अलग रखा गया है। ये सारी चीजें जॉर्ज सोरस मैनेज कर रहे हैं। जॉर्ज सोरस $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर लगाकर भारत को अनस्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। जब हमने मालूम करने की कोशिश की तो पता चला कि जॉर्ज सोरस के पास $7 बिलियन है और $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर में 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
तो बाकी के 993 बिलियन अमेरिकी डॉलर कहां से आए? जब अदालत की कार्रवाई का हवाला देते हुए अभिसार शर्मा ने बताया कि असम में 3000 बीघा जमीन एक औद्योगिक घराने को दे दी गई है। जब अभिसार शर्मा ने रिपोर्ट दी तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। मजेदार बात यह है कि अभिसार शर्मा के खिलाफ एफआईआर में लिखा गया कि एक यूट्यूबर भारत की संप्रभुता के लिए खतरा पैदा कर रहा है। हमारा देश कब से इतना कमजोर हो गया? क्या असम के सीएम कभी सांप्रदायिक राजनीति कर सकते हैं? It is not my take. This is just the census result. Today, as per 2011 census, in Assam, 34% population is minority. So, if you remove 3% indigenous Assamese Muslim, then 31% is the Muslim who migrated to Assam. And if you projected that on the basis of 2021, 31 and 41, you come to a almost 50-50 position. So there is no my take. I am just stating you what is the statistical census report. ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ गलत हो रहा है। विपक्ष के तमाम दबाव के बीच सरकार अच्छे काम कर रही है। जैसे हाल ही में सरकार को लगा कि ऑनलाइन गेमिंग की लत गलत चीज है। इसकी वजह से कई लोग कर्जे में डूब गए। अगर युवा भारत में पैसे के लिए ऑनलाइन गेम्स में बिजी रहेंगे तो पैसे डूबते रहेंगे, तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो सरकार ने अचानक एक विधेयक पेश करके ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगा दिया। दिलचस्प बात तो यह है कि सरकार को खुद तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए के टैक्स का नुकसान होगा। करीब 2 लाख नौकरियां और 2 लाख करोड़ रुपए के बिजनेस भी मुतासिर होंगे। फिर भी सरकार कह रही है कि उन्हें लोगों की चिंता है। तो ये सवाल उठ रहे हैं कि फिर आपने इतने सालों तक इन फैंटेसी गेम्स को अलाउ क्यों किया? ये सब छिपाकर तो नहीं हो रहा था, तो सरकार अब क्यों जागी? This bill, once it becomes an act and is implemented, has a significant impact on the taxation methodology of India. लोगों ने इस कदम की सराहना की और कहा कि जो सरकार ने किया है वो अच्छा काम है और हम इससे सहमत हैं। अब अचानक सरकार की तरफ से एक और अच्छा काम किया जा रहा है और ये काम जीएसटी से जुड़ा है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था और उस समय इसे भारत की दूसरी आजादी कह दिया गया था। संसद का संयुक्त सत्र आयोजित किया गया था। जीएसटी को बड़े जोर शोर से लाया गया था। जीएसटी लागू होने के कुछ समय के बाद लोगों ने इसके पीछे की वजह से हो रही परेशानियों और कंफ्यूजन के बारे में बात करना शुरू कर दिया। लोगों की शिकायत थी कि पहले नोटबंदी और फिर जीएसटी की मांग। कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि जीएसटी के पीछे विचार अच्छा था, लेकिन एग्जीक्यूशन में सुधार की गुंजाइश थी और शुरू से ही कहा जा रहा है कि जीएसटी को सरल बनाने की जरूरत है। अब विपक्ष से सवाल उठता है कि 8 साल के बाद सरकार को अचानक याद आया है कि हाँ, जीएसटी में हम बदलाव कर सकते हैं, हम जीएसटी को सरल बना सकते हैं। अब जीएसटी में सरकार जल्द ही सुधार करना चाहती है। विपक्षी पार्टियों का मानना है कि जो राजनीति समझते हैं उन्हें समझ आ जाएगा कि सुर्खियों में छाने के लिए एक बड़ा खेल चल रहा है। ये सब हेडलाइन मटेरियल है और जिस तरह से विपक्ष वोट चोरी के नैरेटिव पर हावी हो रहा है, उसे रोकने के लिए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या विपक्ष से वोट चोरी का नैरेटिव छीन लिया जाएगा? 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर सवाल उठे थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने इल्जाम लगाया था कि चुनाव आयोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सही से लागू नहीं कर रहा। साल 2009 के चुनाव परिणामों में कांग्रेस की जीत के बाद वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। 2010 में बीजेपी नेता JVL नरसिम्हा राव ने ईवीएम पर डेमोक्रेटिक एट रिस्क कैन वी ट्रस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन शीर्षक से किताब लिखी थी। इसकी प्रस्तावना लालकृष्ण आडवाणी ने लिखी थी। कुल मिलाकर ऐसा पहली बार नहीं जब चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। एक बड़ा सवाल यह है कि एसआईआर करने की इतनी जल्दी क्यों है?
अगर आप पहले से ही मतदाता सूची में हैं तो आपको प्रमाण देने की जरूरत नहीं, जो इस बार अस्वीकार कर दिया गया। पिछली बार एसआईआर में मतदाता पहचान पत्र मान्य था और किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। बिहार के विधानसभा चुनाव में बहुत कम समय बचा है। चुनाव से पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। फिलहाल राजनीतिक पार्टियों के अलावा मतदाताओं को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों के पास तय दस्तावेज नहीं है, कुछ लोगों में भय का माहौल है। इन्हीं सब परेशानियों की वजह से इस मुद्दे की पकड़ ग्राउंड पर है। कई लोग इसे नागरिकता के सवाल से जोड़कर भी देख रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि एसआईआर का नागरिकता से कोई लेना देना नहीं। चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि वोटर लिस्ट में नाम न आने से नागरिकता खत्म नहीं होगी, लेकिन इसमें सवाल यह है कि उसी वजह से तो आप उसे मतदाता सूची से बाहर कर रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं है कि चुनाव आयोग का पैर कुल्हाड़ी पर है। जिस आक्रामकता के साथ चुनाव आयोग चाहता था कि राहुल गांधी हलफनामा दाखिल करें, इसे भी कुछ लोग मानते हैं कि उन्हें कानूनी मामले में फंसाया जा सकता है। और अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो चर्चाएं हैं, सरकार पर सवाल है, क्या सरकार इसे नकार सकती है? क्या वो इसे पलट सकती है? विपक्ष का इतिहास रहा कि वो मुद्दों को पहले भी अच्छी तरह से उठाता रहा, लेकिन बाद में वैसा नहीं रह जाता। अगर आप भारत जोड़ो यात्रा को देखें तो ये टॉप पर पहुंची और फिर धीरे धीरे कम होती है। चुनौती विपक्ष के लिए है। सरकार को समझ आ गया है कि 10 सालों में पहली बार कहानी फिसल गई है। चुनाव आयोग जो कोशिश कर रहा था बुरी तरह फेल हो गया। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, पैमानों का राज बदल दो। बिहार में हवा सरकार से हटकर विपक्ष की तरफ जा रही है। अब यह हवा जीत में बदलेगी या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन अब विपक्ष को ये देखना होगा कि सरकार ने एक हफ्ते में कहानी बदलने के लिए कितने हथकंडे अपनाए हैं। तो आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? क्या कहानी बदल जाएगी? क्या विपक्ष इसका मुकाबला करने के लिए कोई रणनीति बनाएगा, या हमेशा की तरह गाड़ी थोड़ा आगे चलकर पटरी से उतर जाएगी? नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन फिलहाल माहौल में बदलाव तो है। बाकी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारी खास पेशकश देखने के लिए बेहद शुक्रिया। इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाजत। आदाब।